किसी को रोड पे उठक बैठक करना, डंडे से मारना, लॉकडाउन अवधि में ये उच्च न्यायालय का आदेश है कि उसको इस तरह का हरकत नहीं करना है। कि जब तक नोटिस दिए हैं, सूचना दिए हैं, उक्त व्यक्तियों को कहीं रहने का जगह नहीं मिल जाता, तब तक ये लोग जगह खाली नहीं करेंगे। इसके लिए भले ही हम लोगों को उग्र आंदोलन क्यों न करना पड़े। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ये उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो किसी अपने घर से संपन्न है या जो किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करा लेते हैं। सर, 21 मई को जो आपके साथ घटना हुई थी सर्जेंट मेजर सुभाष चंद्र प्रसाद के द्वारा, उस मामले में अभी तक क्या रुख आया है? धन्यवाद आपको। इस मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्हें लगातार आज 4 माहों से बचाव किया जा रहा है। तब मैंने जब पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुआ, थाने में आवेदन दिया गया। इसके बाद मैंने स्वयं जाकर के न्यायालय में अपना जो है आवेदन दिए, जिसमें मेरा सुनवाई हुआ और उसमें जो है सुभाष चंद्र प्रसाद पुलिस निरीक्षक के नामजद बनाते हुए अभियुक्त बनाया गया है। और उसी के आलोक में आज हम लोग ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं और जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय बक्सर कि बक्सर ज़िला में जो ये पुलिसिया अत्याचार बढ़ रहा है, इसको रोका जाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाएंगे और आप रोक नहीं पाइएगा। तरह तरह की जन समस्याएं हैं जो कि आवेदन के माध्यम से हम लोग अवगत करा भी दिए हैं, मीडिया को भी हम लोग सूचना दे दिए हैं। और पुलिस अधीक्षक महोदय से खास तौर पे आग्रह है कि ये जो मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र प्रसाद को तत्काल बर्खास्त कर उचित कानूनी कार्रवाई करें। सार्जेंट मेजर पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर, आर्टिकल 17 के अंतर्गत और उस पर आईपीसी की धारा 376 का फर्स्ट आर्टिकल भी इस पर लागू होता है, लेकिन लागू नहीं हुआ है सर्जेंट मेजर साहब पर। एक आप दलित भी हैं और इसके नाते जब भी SC ST एक्ट पारित हुआ था तो उसमें जिक्र किया गया था कि दलित को जब प्रताड़ित किया जाएगा, जो भी प्रताड़ित करेगा तो वो प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, 24 घंटे के अंदर बिना वारंट उनको हिरासत में लिया जा सकता है। फिर अभी तक इसमें क्यों नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये कहना आपका बिल्कुल सत्य है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय ने खास तौर के जो IPC की धारा 166 है और उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश लॉकडाउन अवधि में प्राप्त हुआ था, उसकी अवहेलना किए हैं। किसी को उच्चतम न्यायालय के आलोक में, आदेश के आलोक में किसी को रोड पे उठक बैठक करना, डंडे से मारना, लॉकडाउन अवधि में ये उच्च न्यायालय का आदेश है कि उसको इस तरह का हरकत नहीं करना है। लेकिन सुभाष चंद्र प्रसाद द्वारा ये हरकत किया गया है, जो 166 धारा का उल्लंघन किए हैं। और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं SP साहब, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो बचाव कर रहे हैं सर्जेंट मेजर का? जी बिल्कुल बचाव कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका तीसरा पॉइंट है कि इटाड़ी में जो भूमि विवाद है, उस मामले में क्या अभी तक क्या सुनवाई हुई है? खासतौर के इटाड़ी और बक्सर जो अंचलाधिकारी हैं, उनके द्वारा बक्सर ज़िला में जो भी भूमिहीन व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी समुदाय के हों, उनके असियाना को माने उजाड़ दिया जा रहा है नोटिस भेज करके। तो वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग लेटर लिखे हैं और जिला पदाधिकारी महोदय को अवगत भी कराए हैं कि जब तक नोटिस दिए हैं, सूचना दिए हैं, उक्त व्यक्तियों को कहीं रहने का जगह नहीं मिल जाता, तब तक ये लोग जगह खाली नहीं करेंगे। इसके लिए भले ही हम लोगों को उग्र आंदोलन क्यों न करना पड़े। अच्छा सर, देखा जाता है कि बहुत सारे जो दलित लोग हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, उस पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है और अत्याचार के बाद जो उनको मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मुआवजा संबंधी जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो सरकार का है, जो संविधान में लिखित है, इसमें बिहार सरकार द्वारा काफ़ी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि जिनकी हत्या हो जाती है
मर्डर हो जाता है, थाने में प्राथमिकी दर्ज तक नहीं की जाती है, थाने से भगा दिया जाता है, आम जनता प्रताड़ित होती है और वहाँ तक कि मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जाता है। इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे कि इस तरह का प्रावधान खास करके बक्सर ज़िला में न हो, और दर्ज मुकदमों में प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह है कि इसको गंभीरता से जांच किया जाए और तत्काल कार्रवाई किया जाए इस मैटर पर। सर, इटाड़ी में जो दीक्षा भूमि बनाने की आप लोग बात कर रहे थे आज से कुछ दिन पहले ही, उसमें कहाँ तक कार्य हुआ है? दीक्षा भूमि खास करके हमारे भंते जी हैं जो कुशलचित डॉक्टर राम ख्याली सिंह, उनके द्वारा भूमि और मेरे द्वारा भी भूमि दान में खरीद करके दान में दी गई है, जिस पर दबंगों द्वारा वहाँ पर सामग्रियों को चोरी कर लिया जाना और तरह तरह के प्रावधान वो लोग अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को मिला करके गलत व्यवहार कर रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग उस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, वो ज़मीन किसी और का है। तो वैध है तो जो इस तरह का माने कि आरोप लगा रहे हैं उनको पेपर लाना चाहिए। हम लोगों के पास LPC है, ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर है। वहाँ पर मैटर ये नहीं है, वहाँ पर है कि यहाँ पर दीक्षा भूमि खास करके बुद्ध जी के विचार और अंबेडकर के विचारों को यहाँ पर नहीं बनने दिया जाए। तो इन सारे मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको हुई थी? जी जी बिल्कुल। इन जितने सारे मामलों को आप गिनाए, अगर मामलों को जो है अगर सरकार नहीं सुनती है तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड है कि हम लोग लिखित में माननीय मुख्यमंत्री को 1 हफ्ते का समय दिए हैं। 1 हफ्ता तक अगर आवेदन नहीं, सुनवाई नहीं होता है तो मेरी भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी की टीम पटना के लिए 5 सदस्यीय टीम कुछ करेगी मुख्यमंत्री आवास पे, और वहाँ भी अगर सुनवाई नहीं होता है तो जिला में जो है उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए प्रशासन हम लोग को FIR ही क्यों न कर दे। सर, अरौली में एक घटना है कि दलित परिवार के साथ, तो उसके लड़के के साथ एक्सीडेंट हुआ है, 2 लड़के थे और एक लड़का गायब है। इस मामले में भी पुलिस कार्रवाई जो ढंग से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जी बिल्कुल है, इसको हम लोग गंभीरता से लिए हैं। उसमें जो बच्चा गुम हुआ है, जो छात्र गुम हुआ है, वो कामगार मजदूर है, न उसको मुआवजा मिला, न प्रशासन द्वारा उसमें किसी तरह का आज तक जांच किया गया। उल्टे ही लोग जब थाने पर जाते हैं न्याय के लिए तो वहाँ से भगा दिया जाता है और उल्टे पीड़ित परिवार पर ही FIR किया जाता है, जो गलत है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? इस पर स्टैंड है कि वो लोग भी हमारे यहाँ समक्ष वो लोग उपस्थित हुए हैं, पीड़ित परिवार, और अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो इसमें भी हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा करके और इसमें भी हम लोग स्थिति को गंभीरता से लेंगे। सर, अभी पंचायत का माहौल है पूरे बिहार में, और इस पंचायती चुनाव में आपकी पार्टी का क्या रोल है? पंचायती चुनाव में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसमें हम लोगों का विशेष कोई प्रावधान नहीं है, न किसी तरह का रोल है। इसमें हम लोग जन समस्या के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और जन समस्या के संबंधित मुद्दों का निपटारा करने के लिए हम लोग ये हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दलित छात्रों को सरकार जो है छात्रवृत्ति देती है पढ़ने के लिए, लेकिन ये छात्रवृत्ति जो है धीरे धीरे लोन का रूप लेते जा रहा है और इसमें कई तरीके से धांधलियाँ हो रही है। इस पर आपकी क्या स्टैंड है? देखिए, पहले तो जो संवैधानिक तौर पर SC ST और माइनॉरिटी के बच्चों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो देती थी, जो हमारा संवैधानिक अधिकार था, उसको इस बिहार सरकार ने नेस्तनाबूद कर दिया। और चूँकि शिक्षा के जो दलाल हैं बड़े बड़े, चाहे वो ऑनलाइन वाले हों या बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो ITI हो, IIT हो, मेडिकल कॉलेज वाले लोग हों, ये चूँकि इतनी इन लोग की ढुलमुल और गोलमाल है कि सरकार इनके साथ मिली हुई है और लोन समाप्त कर ये आपको स्कॉलरशिप समाप्त करके एजुकेशन लोन प्लस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ये झांसा दिया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ये उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो किसी अपने घर से संपन्न है या जो किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करा लेते हैं, जो टॉप क्लास के बच्चे होते हैं।
उनको ही मिलता है। इसमें गरीब गुरबे के बच्चों को कोई प्रावधान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, या जो शिक्षक हैं जो बहाल किए जाते हैं पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, और आपको चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च स्तरीय विद्यालय हो, वहाँ शिक्षकों के द्वारा क्या पढ़ाई जाती है और किस तरीके की व्यवस्था है, और इस कोरोना और लॉकडाउन के बहाना में तो और उनको क्या मौका मिला है, जो बच्चे हमारे कैसे पढ़ पाते हैं। इस अवस्था में ये बताइए कि गरीब गुरबे के बच्चे टॉप क्लास करेंगे, अच्छी शिक्षा मिल रही है उनको, तो वो बच्चे किसी तरह अपना मैट्रिक इंटर पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि या IIT करें या ITI करें या मेडिकल करें, लेकिन उनमें उनको कोई मौका नहीं मिलता है। दूसरे कि बिहार में इतनी बुरी स्थिति हो गई है शिक्षा की कि आप जाके सर्वे कर सकते हैं और सारे लोगों के सामने है। बच्चों का स्कूल सही समय से नहीं खुलता है, बच्चे का एक दिन करके एक दिन होता है, वहाँ कोरोना उन लोग को डिस्टर्ब करता है। और सवाल है कि छात्रवृत्ति जो सरकार दे रही है वो किस तरीके से दे रही है, इस चीज़ को समझना होगा। इसमें ये हुआ है कि बिहार में जो भी आप सिंपल सा एक ले लीजिए, बिहार में एक सिंपल सा GNM और BSc नर्सिंग कोर्स है मेडिकल के, जो कि GNM में आप किसी स्ट्रीम के बच्चे जा सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हों, साइंस के बच्चे हों या कॉमर्स के बच्चे हों। और इन बच्चों को एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ये देखिए कि बिहार में जो बिहार गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसमें वो एग्ज़ाम लेता है, एग्ज़ाम के तौर पे उसको देखिए तो वो जातीय आधार पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप एक आंकड़ा उठा के दिखा दीजिए कहीं कि जहाँ SC ST और माइनॉरिटी के बच्चे सफल हुए हों। अब देखिए कि एक GNM कोर्स के लिए बिहार में फ़ी कितना है, ये ध्यान दीजिएगा कि एक GNM कोर्स के लिए 5.5 लाख रुपए जो है एक बच्चे को पे करना पड़ता है विदाउट फूडिंग लॉजिंग। अगर आप एक सिंपल सा फूडिंग लॉजिंग लेते हैं तो 5,000 रुपये मंथ के हिसाब से आपको 3 साल का 1,80,000 रुपये प्लस 20,000 अदर एक्सपेंसेस मान लें, 2 लाख रुपए मान लें, तो एक GNM कोर्स करने के लिए 7.5 लाख रुपए आपको बेयर करना होगा। और बिहार में अगर किसी आप कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं, ढोड़ा मंगरू कॉलेज जो भी खोला हुआ है, जिसका कि ना नेक्स्ट से ग्रेडिंग है ना कुछ है, उन कॉलेजों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, लेकिन कितना तक? 4 लाख तक। और आपको बेयर कितना करना पड़ रहा है? 7.5 लाख। ये बताइए कि जो गार्जियन 4 लाख कर्जा लेगा और 3.5 लाख घर से पेयर करेगा, उसी का बच्चा तो मान लीजिए कि GNM या BSc नर्सिंग या अदर कोर्सेज करेगा। यही आप अपने सटे उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो लगभग 3-3.25 लाख के अंदर आपका बच्चा का कोर्स कंप्लीट हो जाता है विथ हॉस्टल। तो ये बताइए कि आपके सटे उत्तर प्रदेश में लगभग 3-3.25 लाख में आपका बच्चा उस कोर्स को कंप्लीट कर लेता है, जिसको कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ही सर्टिफिकेट देती है, और आपके बिहार के बच्चों को ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल ही सर्टिफिकेट देती है। तो ये बताइए कि बिहार में स्कॉलरशिप या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इतना बड़ा लूटपाट ये किस सरकार की नीति है? नीतीश सरकार की। यस, ये नीतीश सरकार की नीति है। नीतीश सरकार में पहले स्कॉलरशिप मिलता था, बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। मैंने इस चीज़ को सवाल किया, मैंने कहा कि सर ये स्कॉलरशिप क्यों समाप्त कर दिया जाए? तो बोले कि आप ही के दल का नेता जो है। तो बताइए, SC का नेता होते हुए उनकी अध्यक्षता में इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया और उन्होंने चूँ से चाह तक नहीं किया।